नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जुपिटर में। दोस्तों, आज हम राष्ट्रीय आंदोलन का भाग 2 देखेंगे तथा इसके अंतर्गत वायसराय और उनकी नीतियों का ये भाग 2 होगा। इसके अंतर्गत वायसरायों की प्रमुख समय में आए हुए नीतियों तथा एक्टों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसी क्रम में सबसे पहले 1857 की क्रांति के बाद सबसे पहले आता है भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858 ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था। ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर ब्रिटिश सत्ता हस्तांतरित कर दी गई। इस अधिनियम के कुछ प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित थे। इस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत के वायसराय कर दिया गया। जो पहले पर गवर्नर जनरल था वो कंपनी के अधीन होता था, लेकिन अब वायसराय है वो सीधे ब्रिटिश सत्ता के अधीन होगा। वायसराय भारत में ब्रिटिश राज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था। महारानी विक्टोरिया वायसराय और सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों को नियुक्ति करेंगी। भारतीयों को बिना किसी भेदभाव के अपनी योग्यता के आधार पर सिविल सेवाओं में नियुक्ति करने की अनुमति मिल जाती है। इस अधिनियम के तहत भारतीय राजकुमार और सरदार अपनी स्थिति का आनंद ले सकते थे, बशर्ते वे ब्रिटिश ताज और प्रशासन के प्रति वफादारी की घोषणा करें। इस अधिनियम के तहत निर्देशन मंडल और नियंत्रण बोर्ड का समाप्त कर दिया गया। जो निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड था उसको समाप्त कर दिया जाता है। इस अधिनियम के तहत व्यक्तिगत के सिद्धांत को भी समाप्त कर दिया गया। जो हड़प नीति थी उसे भी समाप्त कर दिया जाता है। इस अधिनियम के तहत व्यवस्था में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस अधिनियम के तहत कंपनी के वाणिज्य और राजनीतिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया जाता है। इस प्रकार से ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। चलते हैं इसी क्रम में आगे। भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 यूनाइटेड किंगडम के संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस अधिनियम के पारित होने के समय लॉर्ड मॉन्टेग्यू भारत सचिव तथा लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय के रूप में नियुक्त थे, इसलिए इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। इस अधिनियम को संप्रभु ने 30 दिसंबर 1919 को स्वीकृत किया था। 1918 में इस प्रस्ताव को प्रकाशित किया गया था। यह अधिनियम अंतरिम रूप से 1921 में लागू हो पाता है। इसमें कुछ सुधार करके 1921 में इसे वास्तविक रूप में लागू किया जाता है। इसके अनुसार परिषद में 8 से 12 सदस्य रहेंगे। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायक की स्थापना की गई। केंद्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था की गई। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत होती है। जो अगला अधिनियम आएगा उसके तहत इसे खत्म किया जाएगा, वो हम आगे देखेंगे। लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। पहली बार महिलाओं को सीमित मात्रा में मत देने का अधिकार भी दिया। केंद्र बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन के लिए अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, जो 1919 में केवल मुसलमानों को दिया गया था। अभी 1919 तक क्या था, केवल मुसलमानों को अलग था, लेकिन अब जितने अल्पसंख्यक थे उनको अलग अलग निर्वाचन तरीके से देने लगते थे। इस प्रकार से ये था भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। चलिए इसी क्रम में हम रॉलेट एक्ट को भी देखते हैं। 1919 का रॉलेट एक्ट वर्ष 1919 का वर्ष भारत के लिए अत्यंत सोच एवं असंतोष भरा था। देश में फैल रही राष्ट्रीयता की भावना तथा क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए ब्रिटेन को पुनः शक्ति की आवश्यकता थी, क्योंकि भारत की रक्षा अधिनियम की शक्तियां समाप्त प्राय हो चुकी थी। इसका मेन कारण और था, क्योंकि अंग्रेजों ने जो वादे किए थे यहाँ की जनता से प्रथम विश्व युद्ध से पहले कि विश्व युद्ध में साथ दीजिए तो हम आपको आज़ाद करेंगे, बहुत सारी मतलब आज़ाद नहीं करने के कुछ बहुत सारे प्रावधान दिए थे, और उसके बाद अंग्रेज मुकर जाते हैं। इसलिए मेन
रॉलेट एक्ट लाया जाता है इन पे काबू करने के लिए। इस संदर्भ में सरकार ने सर सिडनी रॉलेट की नियुक्ति की, जिन्हें इस बात की जांच करनी थी कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले लोग कहां तक फैले हुए हैं और उनसे निपटने के लिए किस प्रकार के कानूनों की आवश्यकता है। इस संबंध में सर सिडनी रॉलेट की समिति ने जो सिफारिश की उन्हें रॉलेट अधिनियम या रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। यह एक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें उच्च न्यायालय में 3 वकील थे। न्यायालय ऐसे साक्ष्यों को मान कर सकता था जो विधि के अंतर्गत मान्य नहीं थे। मतलब न्यायालय ऐसे साक्ष्यों को भी मान कर लेगा जो कहीं कानून में नहीं उपलब्ध होंगे। इसके निर्णय के विरुद्ध कहीं भी अपील भी नहीं की जा सकती थी। मतलब इसके खिलाफ में कोई कहीं अपील भी नहीं कर सकता था। रॉलेट एक्ट को न्यायालय द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार प्रांतीय सरकारों को बिना वारंट के तलाशी, गिरफ्तारी तथा बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को रद्द करने आदि को असाधारण शक्तियां दे दी गई थी। मतलब कोई वारंट नहीं, किसी की चाहे तलाशी ले लो, किसी को चाहे गिरफ्तार कर लो, कोई भी गिरफ्तार करो, चाहे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो या ना करो, कोई मतलब नहीं, उठा के जेल में डाल दो, कुछ भी करो जाके। यह एक ऐसा कानून था। युद्ध काल में तो यह विधेयक उचित माना जा सकता था, किंतु शांति काल में यह पूर्णतः अनुचित था। भारतवासियों ने इस विधेयक को काला कानून कहा और इसके विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की। इसी को काला कानून के नाम से जाना गया, रॉलेट एक्ट को। अगला आता है साइमन कमीशन आयोग। साइमन आयोग 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था जिसका गठन 8 नवंबर 1927 को भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। इसका मुख्य कार्य यह था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना। 30 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आता है। भारतीय आंदोलनकारियों में साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए और जमकर इसका विरोध किया जाता है। साइमन कमीशन के विरुद्ध होने वाले इस आंदोलन में कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम लीग ने भी भाग लिया। साइमन आयोग नाम इसके अध्यक्ष सर साइमन जॉन साइमन था, उसके नाम पर इसे साइमन कमीशन कहा जाता है। आयोग के सदस्य इसमें कौन कौन थे? सर जॉन साइमन, क्लीमेंट इटली, हैरी लेवी लासन, एडवर्ड कैडोगन, वर्नोन हार्टशॉल, जॉर्ज लेन फॉक्स और डोनाल्ड हावर्ड। ये सब अंग्रेज थे, इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। तो इसीलिए इसका विरोध होता है, क्योंकि कानून बनाने का काम भारतीयों के लिए था और सारे अंग्रेज मिलकर किसी भारतीयों के भविष्य का फैसला नहीं कर सकते थे। उसमें कुछ ना कुछ भारतीयों की भूमिका जरूर होनी चाहिए थी, इसीलिए इसका विरोध होता है। चलिए साइमन कमीशन को और देखते हैं। साइमन आयोग के प्रमुख सुझाव क्या क्या थे उन्हें देखते हैं। भारत में एक संघ की स्थापना हो जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देशी रियासतें शामिल हों। केंद्र के उत्तरदायी शासन की व्यवस्था हो। वायसराय और प्रांतीय गवर्नर की विशेष शक्तियां दी जाएं। एक लचीले संविधान का निर्माण हो। प्रांतीय क्षेत्र में विधि एवं व्यवस्था सहित क्षेत्रों के उत्तरदायी सरकार को गठित किया जाए। केंद्र में उत्तरदायी सरकार के गठन का अभी समय नहीं आया है। केंद्रीय विधान मंडल को पुनर्गठित किया जाए जिससे एक भावना को छोड़कर संघीय भावना का पालन किया जाए। साथ ही इसके सदस्य परोक्ष पद्धति से प्रांतीय विधानमंडलों को चुना जाए। 3 फरवरी को साइमन कमीशन भारत पहुंचता है। साइमन कोलकाता, लाहौर, लखनऊ, विजयवाड़ा और पुणे सहित जहां जहां भी पहुंचा उसे जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा और लोगों ने उसे काले झंडे दिखाए और पूरे देश में साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारे गूंजने लगे। ये आप चित्र में देख सकते हैं, उस समय का एक चित्र है ये। साइमन गो बैक लिखा हुआ है इसमें, ये साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। इसी के आधार पर जो भारत सरकार अधिनियम 1935 लाया जाएगा, जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट लगेगी, उसी के आधार पर
जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम आएगा वो इसी के फलस्वरूप आएगा। चलिए साइमन कमीशन के बारे में और देखते हैं। लखनऊ में हुए लाठीचार्ज में पंडित जवाहरलाल नेहरू घायल हो गए और गोविंद बल्लभ पंत अपंग हो गए। 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन का विरोध कर रहे थे। युवाओं ने बेरहमी से पीटा गया। जो युवाओं थे उनको बहुत बेरहमी से अंग्रेजों द्वारा पीटा जाता है। पुलिस ने लाला लाजपत राय की छाती पर निर्ममता से लाठी बरसाई। वह बुरी तरह से घायल हो गए और मरने से पहले उन्होंने बोला था कि आज मेरे ऊपर बरसी हर एक लाठी की चोट अंग्रेजों के ताबूत में कील बनेगी। अंततः इस कारण 17 नवंबर 1928 को लाला जी की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से यह साइमन कमीशन होता है। अब इसी के फलस्वरूप आता है भारत सरकार अधिनियम 1935। अब भारत सरकार अधिनियम 1935 को देखते हैं। इस अधिनियम को मूलतः अगस्त 1935 में पारित किया गया था। एक ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए बड़े पैमाने पर स्वायत्तता की अनुमति 1919 अधिनियम द्वारा शुरुआत की गई द्विशासन प्रणाली को समाप्त करना। दूसरा, ब्रिटिश भारत और कुछ या शाही राज्यों दोनों के लिए भारतीय संघ की स्थापना का इसमें प्रावधान किया गया था। प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत करना ताकि 7 लाख से 35 लाख लोगों को मताधिकार मिल सके। पहले 7 लाख लोगों का था लेकिन अब 35 लाख लोगों को मताधिकार मिल जाएगा इसके तहत। चलिए आगे और देखते हैं। प्रांतों का आंशिक पुनर्गठन होगा। सिंध बंबई से अलग हो गया था। बिहार और उड़ीसा को अलग प्रांतों में विभाजित करते हुए बिहार और उड़ीसा किया जाता है। ये 1935 का अधिनियम होता है। इसी के तहत बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया जाता है। बर्मा को संपूर्ण रूप से भारत से अलग कर दिया जाता है। अभी जो बंगाल विभाजन रद्द किया जाता है उसके बाद जो 1935 का अधिनियम आता है उसके अंतर्गत बंगाल जो बर्मा होता है उसे अलग राज्य के रूप में बना दिया जाता है। एडन भारत से अलग था और अलग कॉलोनी के रूप में जो अदन था अदन को अलग कर दिया जाता है। प्रांतीय असेंबलियों की सदस्यता को बदल दिया गया और उससे अधिक भारतीय प्रतिनिधि निर्वाचित हुए जो अब तक बहुत बहुमत बना सकते थे और सरकार बनाने के लिए नियुक्त करना शामिल था। एक संघीय न्यायालय की स्थापना करना था। अधिनियम के कुछ हिस्सों में मांग भारत संघ के स्थापित करना था लेकिन राष्ट्रीय राज्यों के शासकों के विरोध के कारण कभी संचालन में नहीं आया। जबकि अधिनियम के तहत पहला चुनाव आयोजन हुआ तब अधिनियम का शेष भाग 1937 में लागू हो सका। ब्रिटिश सरकार के अधिनियम को प्रभाव में लाने के लिए लॉर्ड लिनलिथगो जो बहुत ही काबिल आदमी था लिनलिथगो को नए वायसराय के रूप में भेजा जाता है। लिनलिथगो काफी विद्वान, बेहद मेहनती और ईमानदार और गंभीर इस अधिनियम को सफल करने के लिए दृढ़ संकल्प था लेकिन इसके भी पसीने छूट जाते हैं। ये भी इसे सही से लागू नहीं करा पाता है। ये जो द्वितीय विश्व युद्ध होता है उसके कारण ये लंबे समय तक रहता है वायसराय और इसको भूमिका बहुत ज़्यादा रहती है जो अब ये लाएगा अगस्त प्रस्ताव को। चलिए अब बढ़ते हैं अगस्त प्रस्ताव की ओर। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया था जिसमें मुस्लिमों के हितों का उल्लेख किया गया था तथा यह बताया गया था बिना अल्पसंख्यकों की स्वीकृति के सरकार कोई संवैधानिक परिवर्तन लागू नहीं कर सकती थी। कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। यह प्रस्ताव मुस्लिम लीग के लिए एक ऐसा हथियार साबित हुआ जिसके बल पर वह अपनी सारी मांगें पूरी करवा सकती थी। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की असाधारण सफलता तथा फ्रांस, हॉलैंड और बेल्जियम के पतन के साथ ब्रिटेन की स्थिति अत्यंत नाजुक हो चुकी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ये आजाद इसी टाइम भारत हो सकता था लेकिन किसी कारणों से इसको 5-6 साल का समय और गुजरना पड़ा। भारतीयों के सहयोग पाने के लिए ब्रिटेन ने समझौतावादी दृष्टिकोण की नीति अपनाई। 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलिथगो ने भारतीयों के लिए घोषणा की जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से
जाना गया। अगर उस समय वायसराय लिनलिथगो के जगह कोई और होता तो शायद भारत उसी समय आज़ाद हो गया होता 1940 के आसपास में, लेकिन ये ज़्यादा समय लगने का कारण लिनलिथगो की बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य थे। ये अगस्त प्रस्ताव में क्या क्या था? भारत को के लिए डोमिनियन स्टेट का मुख्य लक्ष्य भारतीयों को सम्मिलित कर युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना करना। इसी के साथ और युद्ध के उपरांत संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जिससे मुख्यतः भारतीय ही अपनी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक धारणाओं के अनुरूप संविधान की रूपरेखा सुनिश्चित करेंगे। संविधान ऐसा होगा कि रक्षा, अल्पसंख्यकों के हित, राज्यों की संधियां तथा अखिल भारतीय सेवाएं आदि मुद्दों पर भारतीयों को अधिकार का पूर्ण ध्यान दिया जाएगा। अल्पसंख्यकों को आश्वस्त किया गया कि सरकार ऐसी किसी संस्था को शासन नहीं सौंपेगी जिसके विरुद्ध सशक्त मत हो। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया जाएगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ये अगस्त प्रस्ताव के खिलाफ में गांधी जी अनशन करते हुए। नेहरू ने कहा डोमिनियन स्टेट का मुद्दा पहले ही अप्रासंगिक हो चुका है। नेहरू जी कहते हैं हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमें पूर्ण आज़ादी चाहिए। गांधी जी ने भी इसी घोषणा की आलोचना करते हुए इस प्रस्ताव से राष्ट्रवादियों तथा उपनिवेशी सरकार के बीच खाई और चौड़ी होती चली गई। ये गांधी जी चल रहे हैं आंदोलन की ओर। मुस्लिम लीग ने हालांकि प्रस्ताव में अल्पसंख्यकों के संबंध में दिए गए आश्वासनों का स्वागत किया, परंतु प्रस्ताव में पाकिस्तान की मांग स्पष्ट रूप से स्वीकार न किए जाने के कारण जो मुस्लिम लीग होती है वो भी इसे स्वीकार कर देती है, क्योंकि जिन्ना के समय में ये मुस्लिम लीग का मुद्दा धीरे धीरे अलग राज्य के पाकिस्तान के नाम से अलग राज्य की मांग करता है, जो ये लोग अंग्रेज मानने से मना कर देते हैं। इसलिए ये दोनों कांग्रेस और मुस्लिम लीग इसे खारिज कर देती है। इसके बाद लाया जाएगा क्रिप्स मिशन। चलते हैं क्रिप्स मिशन की ओर। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 को ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया एक मिशन था, जिसका उद्देश्य दूसरे विश्व युद्ध के समय अपने लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था। स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे, जो विंस्टन चर्चिल के मंत्रिमंडल के साम्यवादी झुकाव वाले एक विशिष्ट राजनेता व मंत्री थे। इसका मकसद था कि भारतीय ब्रिटिश युद्ध में सहयोग करें। इसके जरिए भारत को डोमिनियन स्टेट दिया जाना था। भारत को राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार दिया जाना था। भारत को संयुक्त राष्ट्र और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय निकायों में शामिल होने की अनुमति दी जानी थी। युद्ध खत्म होने के बाद संविधान सभा बनाई जानी थी। जो अगस्त प्रस्ताव में दिए गए थे उसमें ही कुछ घटा बढ़ा के नियम ये इसमें भी क्रिप्स मिशन में लाते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव आंशिक रूप से प्रांतीय विधानसभाओं और आंशिक रूप से रियासतों से होना था। अगर कोई प्रांत या रियासत संघ में शामिल नहीं होना चाहती थी तो उसे अपना अलग संविधान बनाने की अनुमति भी दी जाएगी। इस मिशन का नेतृत्व सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने किया था। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स विंस्टन चर्चिल के मंत्रिमंडल के सदस्य थे। हालांकि यह मिशन असफल रहा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। महात्मा गांधी ने इसे दिवालिया बैंक के नाम से आगामी तारीख का चेक कहा था। जो गांधी जी कहते हैं ये दिवालिया बैंक है, उसका ये आगामी तारीख का ये चेक है। जो दिवालिया पहले ही हो चुका है उसका आगे का चेक हम क्या करेंगे। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया। जैसे ही महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करते हैं, उसके बाद तुरंत अंग्रेजों द्वारा बेबल योजना तथा सिमला समझौता किया जाता है। चलिए उसको भी देख लेते हैं। बेबल योजना वायसराय की कार्यकारिणी में वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर अन्य सभी सदस्यों के रूप में भारतीयों की नियुक्ति की जाएगी। ये बेबल योजना थी। इन्होंने फिर भारतीयों को लुभाने के लिए कि वायसराय और उसकी कार्यकारिणी में वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़ के जितने वायसराय की कार्यकारिणी में सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति भारतीयों की जाएगी।
बेबल योजना 4 जून 1945 को लाई गई थी। वायसराय की कार्यकारिणी में हिंदुओं और मुसलमानों की संख्या बराबर। युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीय स्वयं अपना संविधान बनाएंगे। ये युद्ध के बाद में जो भारतीय अपना स्वयं संविधान बना सकते हैं, इसके लिए शिमला सम्मेलन या शिमला समझौता किया जाता है। उसका ये चित्र कुछ आप देख सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू आपको ये देख रहे हैं यहाँ पर खड़े हुए। बाकी ये जिन्ना है, ये आप देख सकते हैं जिन्ना को। बाकी और सभी लोग हैं। अब देखते हैं शिमला सम्मेलन को। बेबल योजना के बाद शिमला सम्मेलन हुआ। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 से 14 जुलाई 1945 तक चलता है। मुस्लिम लीग की मांग थी कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुसलमान सदस्यों का चयन स्वयं मुस्लिम लीग करेगा। ये जिन्ना उसकी अगुवाई करते हैं। यह मांग कांग्रेस द्वारा नकार दी गई और बेबल योजना असफल रही। ये अमृत बाजार जो पत्रिका थी, जो रातों रात अंग्रेजी अखबार में बदल गई थी, उसने ये पहली फ्रंट लाइन में छापा था। शिमला कॉन्फ्रेंस फेल्स, ये पहली लाइन में इसने छापा था। चलिए, अब ये जब शिमला समझौता या बेबल योजना ये असफल हो जाती है, इसके बाद अंग्रेजों को पता लग जाता है कि अब भारत को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए अब भारत जो सत्ता थी उसे हस्तांतरण करने के लिए कैबिनेट मिशन भारत भेजा जाता है। चलिए अब देखते हैं कैबिनेट मिशन। ब्रिटिश सरकार का एक मिशन था जिसमें भारत सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण के लिए भेजा गया था। यह मिशन 22 जनवरी 1946 को भारत भेजा गया था और इसकी घोषणा 19 फरवरी 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली द्वारा की गई थी। भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्थानांतरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की गई थी। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य लॉर्ड पैंथिंग लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इस मिशन को विशिष्ट अधिकार दिए गए थे तथा इसका कार्य भारत में शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपायों एवं संभावनाओं की तलाश करना, भारत की एकता को बनाए रखना, भारतीयों को स्वशासन के लिए जरूरी शक्तियां देना, संविधान निर्माण में उनकी मदद करना, भारतीय राजनीतिक नेतृत्व में सत्ता हस्तांतरण पर चर्चा करना, संविधान तैयार करने के लिए ब्रिटिश भारत और भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ समझौता करना और एक संवैधानिक निकाय की स्थापना करना, मुख्य भारतीय दलों के समर्थन से कार्यकारी परिषद बनाना, केंद्र में अंतरिम सरकार बनाना, भारत को एक केंद्र के तहत सभी क्षेत्रों को एक ढीला संघ बनाना। ये कैबिनेट मिशन के प्रमुख काम थे। ये आप देख सकते हैं कैबिनेट मिशन के समय का एक चित्र है। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल आपको प्रमुख भूमिका रूप में आगे दिख रहे हैं। इसी के साथ ये सारे अंग्रेजों के सुझाव खत्म होते हैं। इसके बाद में जो प्रमुख आंदोलन होंगे, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो कुछ होंगे, उसको हम आगे प्रमुख घटनाओं में पढ़ेंगे। जो अंग्रेजों द्वारा किए गए थे काम, उनको हमने इस वीडियो में कवर किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।